नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओपन योर आइज में। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाया था, पर आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपसे मेरा निवेदन है, कृपया करके मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ मैंने लिख रखा है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। यदि आपके वाक्य के अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तब वो वाला वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कहलाएगा। यहाँ मैंने लिख रखा है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य प्रकार क्या होता है, यहाँ मैंने लिख रखा है, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या हो। यदि कोई वाक्य है, यदि उसके प्रारंभ में ही क्या आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव का एक पहला प्रकार कहलाता है। यदि कोई वाक्य है, उसके प्रारंभ में क्या आ जाएगा तब आप उसको इस वाले रूल से बनाएंगे। ये रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम डू या डज इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का यूज़ करते हैं। डू और डज हमारा जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। यदि आपके वाक्य में नॉट का यूज़ हुआ है तो आप तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे। डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया की प्रथम अवस्था का आप प्रयोग करोगे, और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये हमारा रूल हो गया। जब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाएगा तब आप उसको इस वाले रूल से बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपने देखा डू और डज आया हुआ है। अब हम जानते हैं कि डू का यूज़ कहाँ होता है और डज का यूज़ कहाँ होता है। लिख रखा है मैंने, यूज़ ऑफ डू और डज। ठीक, डू का यूज़ कहाँ करेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट आई या वी या यू, दे या प्लूरल होगा तब आप वहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे। और डस का यूज़ कहाँ करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाला ही होगा, शी होगा या इट होगा या कोई भी नेम होगा, जैसे राजू, मोहित, रोहित, रवि, इस प्रकार का कोई नाम होगा तब आप वहाँ पर डस का यूज़ करोगे। और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी आप डस का यूज़ करोगे। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, क्या बच्चे दूध नहीं पीते हैं। तो अंत में क्या आ रहा है, ताहे तीहे ते है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसके प्रारंभ में क्या आ रहा है और क्या आ जाता है तो हम उसको इस वाले रूल से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं। ये किसके अनुसार लिखा जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, बच्चे। बच्चे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और बच्चे, आप देख रहे हो, बच्चे तो प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि हम प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। तो डू और डज में से क्या आएगा, डू आएगा। उसके बाद क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। तो बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब मीन्स होता है बच्चे। उसके बाद नॉट लगाते हैं। देखिए यहाँ नहीं आया है तो हम यहाँ पर तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, पीने का। पीने को आप टेक भी बोल सकते हैं और ड्रिंक भी बोल सकते हो। यहाँ मैं ड्रिंक लगा देता हूँ, ड्रिंक मतलब होता है पीना। उसके बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर क्रिया घटित होती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पीने का काम किस पर हो रहा है, दूध, तो दूध को बोलेंगे मिल्क। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये वाला सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अगला हमारा एग्जाम्पल है, क्या सूर्य पूरब से निकलता है। तो देख रहे हैं आप, इसमें कर्ता कौन है, सूरज। हम इसको इस वाले रूल से बनाएंगे। सबसे पहले डू और डज लगाते हैं। ठीक,
तो डू लगेगा या डज लगेगा? डू डज हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सूर्य। तो सूर्य क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के समय क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो यहाँ डू डज में देख, यहाँ पर आएगा हमारा डज। ठीक, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सन। सन का मतलब होता है सूरज। उसके बाद लगाते हैं हम नॉट। नॉट तो इस वाले वाक्य में आया है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक, उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब। वर्ब क्या है? निकलता है। निकलने को बोलते हैं राइज। RISE। राइज मतलब होता है निकलना या उगना। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? पूरब से, इन ईस्ट। यहाँ में लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ में है तो इन ईस्ट। तो इस तरीके से हमारा ये वाला सेंटेंस भी इंग्लिश में परिवर्तित हो गया। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, क्या आयुषी कक्षा में जमाई लेती है? तो आप देख रहे हैं क्या प्रारंभ में आ रहा है, तो हम इस वाले रूल से बनाएंगे। सबसे पहले डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमारी क्या आएगा? अगर यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक नाम है और कोई नाम होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो हमारा आएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आयुषी, ये लगा दिया। उसके बाद नॉट। इस वाले वाक्य में नॉट नहीं आया तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद आती है वर्ब, क्रिया। क्या क्रिया हुई है? हो रही है जमाई लेने की। जमाई लेने को बोलते हैं हम यौन। यौन मतलब होता है जमाई लेना। जमाई लेने को हम हिंदी में उबासी भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में एक मीनिंग के नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं गैप। गैप मतलब भी होता है उबासी लेना या जमाई लेना। ठीक, वर्ब हो गई। अब उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? कक्षा में, तो इसे बोलेंगे इन द क्लास। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस भी पूरा हुआ। दोस्तों, यहाँ पर जो जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं इन सब के प्रारंभ में क्या आ रहा है? यदि आपके वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाता है तो उस प्रश्न का यदि हम जवाब देना चाहते हैं तो हम उस प्रश्न का जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं। जब आपका प्रारंभ में क्या आएगा तब उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। पर जब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब आप उसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते। बीच में आएगा कोई प्रश्नवाचक शब्द तब आप उसको विस्तार से बताओगे। ठीक, तो दोस्तों अभी आपने इंट्रोगेटिव का पहला प्रकार सीखा था जिसमें वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा था। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार। इसमें क्या होगा? इसमें जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा वो वाक्य के बीच में आएगा, और जब वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश बनाने का नियम क्या होगा? यहाँ मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आपके वाक्य में नॉट आया है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद आप वर्ब मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब हम जानते हैं डू और डस का यूज़ कहाँ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ। ठीक, डू का यूज़ कब होगा? जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तब। और डस का यूज़ कहाँ होगा? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, कोई भी नेम या सिंगुलर होगा तब आप डस का यूज़ करोगे। ठीक, तो आइए इस पर आधारित अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, रोहित क्यों झगड़ता है। अंत में ताहिती आ रहा, मतलब ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन इसके बीच में क्यों आ रहा है। ठीक, तो हम इसको इस वाले रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द जो आपके वाक्य के बीच में आ रहा है। सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ इस वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन वर्ड क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं हम वाई, WHY। उसके बाद डू या डज में से कोई एक चीज़ लगाते हैं। डू डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? रोहित। रोहित क्या है? एक नाम है, और नाम के साथ क्या लगाते हैं? यहाँ मैंने लिखा था नाम के जगह हम डज लगाते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज आएगा।
तो वाई डज। उसके बाद लगाते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रोहित, ये एक नाम है, ठीक। उसके बाद क्या लगाते हैं? नॉट। तो इस वाले वाक्य में नॉट नहीं आया तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्या क्रिया हो रही है? झगड़ना। झगड़ने को बोलते हैं क्वेरल, QUARREL। क्वेरल मतलब होता है झगड़ना, QUARREL। क्वेरल मतलब होता है झगड़ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी इसकी इंग्लिश ये बन गई। अगला एग्जाम्पल है हमारा, आप गरीबों की मदद कैसे करते हैं? कैसे करते हो, ठीक। तो इसमें प्रश्नवाची शब्द है कैसे। कैसे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। कैसे को इंग्लिश में बोलेंगे हम हाउ। उसके बाद डू या डज में से कोई एक चीज़। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आप। आपके संग हम लगाते हैं डू। उसके बाद लगते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आप। आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू। उसके बाद लगाते हैं हम नॉट। तो इसमें नॉट कहीं आया नहीं है तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? मदद करना। मदद करने को आप भी जानते हैं, हम बोलते हैं इसे इंग्लिश में हेल्प करना, ठीक। तो क्या हो गया? हाउ डू यू हेल्प, किसकी? पुअर की। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो पुअर को बोलेंगे, गरीब को बोलेंगे पुअर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी इसकी इंग्लिश ये बन गई। अगला एग्जाम्पल है हमारा, हम दफ्तर कब जाते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो इस वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। उसके बाद डू या डज में से कोई हेल्पिंग वर्ब एक, तो क्या डू लगेगा डज लगेगा? सब्जेक्ट कौन है? हम। हम के साथ क्या लगाते हैं? वी का मतलब होता है हम। हम के साथ लगाते हैं डू। तो व्हेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमको बोलते हैं वी। नॉट इसमें नहीं आया है। इसके बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाते। जाने को बोलते हैं हम गो। कहाँ जाते हैं? दफ्तर। तो गो टू। दफ्तर को बोलते हैं हम ऑफिस। ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर। तो इस तरीके दोस्तों हमारा ये वाला भी सेंटेंस पूरा हो गया। अगला एग्जाम्पल है, देशभक्त अपने देश के बारे में गलत क्यों नहीं सोचता है, ठीक। तो इसमें प्रश्नवाची शब्द क्या है? क्यों। क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है हमारा क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, ठीक। उसके बाद डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। तो इस वाले वाक्य में हमारा शब्द एक सब्जेक्ट कौन है? देशभक्त। देशभक्त क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो व्हाई डज। देशभक्त को बोलते हैं पैट्रियट, ठीक। पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो व्हाई डज पैट्रियट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट आया, वाक्य में आया है तो यहाँ हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद लगाते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? सोचना। सोचने को बोलते हैं थिंक, THINK, थिंक। तो व्हाई डज पैट्रियट नॉट थिंक, गलत। गलत को बोलेंगे बैड। व्हाई डज पैट्रियट नॉट थिंक बैड, अपने देश के बारे में तो बोलेंगे इसे अबाउट हिज कंट्री, COUNTRY, कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश। हमारा अगला और अंतिम एग्जाम्पल है, हम शहीदों का सम्मान क्यों नहीं करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड होगा क्यों। क्यों के बोलते हैं हम व्हाई। उसके बाद डू या डज में से कोई एक चीज़। तो हम के साथ क्या लगाते हैं? हम के साथ क्या लगाते हैं? डू। यहाँ पे भी लगा रखा है तो हम के साथ लगेगा यहाँ पे डू। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हमको बोलते हैं वी। तो व्हाई डज वी। उसके बाद लगाते हैं नॉट। नॉट आया है इस वाले वाक्य में तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। नॉट लगा दिया। उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब। वर्ब क्या है? सम्मान करना। सम्मान करने को बोलते हैं रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना। किसका? शहीदों का। शहीदों का मतलब इसे बोलेंगे ऑफ मार्टियर। शहीदों को बोलते हैं मार्टियर। दोस्तों आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर होमवर्क दे रखा है। आप सभी को इसकी इंग्लिश बना के
मुझे दिखानी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आपका सेंटेंस सही होगा तो मैं बता दूंगा, अगर यदि गलत होगा तो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक, आपको इन 4 सेंटेंस को इंग्लिश में बदलना है। पहला सेंटेंस है, क्या आप पतंग उड़ाते हो। दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तीसरा सेंटेंस है हमारा, हम खाना क्यों खाते हैं। और अंतिम है, वह कहाँ रहते हैं। ठीक, यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।